नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है नीरजा। नीरजा एक ऐसी लड़की की कहानी जिसके प्रेमी ने उसे कोठे पर बेच दिया था और फिर वहीं रह करके उसने अपनी जैसी लड़कियों के जीवन को बचाने के लिए एक मिशन चलाया। उसने संकल्प लिया कि अब वो किसी दूसरी मासूम लड़की को नीरजा नहीं बनने देगी, नीरजा मौसी नहीं बनने देगी। नीरजा ने ऐसा क्या किया, उसके जीवन पर क्या घटित हुआ था, यह जानने के लिए चलिए सुनते हैं कहानी नीरजा। नीरजा मौसी, मैं अंदर आ जाऊं? रघु ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए पूछा। आ जाओ। या तो तुम्हें पता ही है रघु कि नीरजा मौसी के कोठे पर आने वाले का मन और नियत दोनों साफ होनी चाहिए, तभी वह व्यक्ति यहाँ ठहर सकता है, वरना यहाँ का पूरा बाजार जानता है कि दोगले लोगों का मैं क्या हश्र करती हूँ। नीरजा मौसी ने पान की गिलोरी मुंह में डालते हुए कठोर शब्दों में कहा। मैं यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मौसी। मैं आपके काम की खबर लाया हूँ, जिसे सुनकर आप मुझे शाबाशी के साथ इनाम भी देंगी, रघु ने चापलूसी करते हुए कहा। ठीक है, ज़्यादा मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं है, नीरजा मौसी ने रघु को घूरते हुए कहा। फिर वह अपने पास बैठी हुई लड़कियों से बोली। लड़कियों, तुम लोग अंदर जाकर अपने नृत्य और संगीत का अभ्यास करो। नीरजा मौसी की बात सुनकर सभी लड़कियों ने एक साथ कहा, ठीक है मौसी। यह कहकर सभी अंदर चली गईं। उन सभी लड़कियों के चेहरे पर आत्मविश्वास और संतोष की चमक दिखाई दे रही थी। वहां बैठी किसी भी लड़की के चेहरे पर दुख, दर्द या अपमान की काली छाया नहीं दिखाई दे रही थी। हाँ, अब बता, ऐसी कौन सी खबर लाया है जिसे बताने के लिए तू इतना उतावला हुआ जा रहा है? मौसी ने मुस्कुराते हुए पूछा। मौसी, चंपाबाई एक नई लड़की का सौदा करने वाली है। मैंने सुना है कि वह लड़की उत्तराखंड से है। मदन उसे लेकर आया है। उसने उसे अपने प्यार में के जाल में फंसाया होगा। अब यहाँ चंपाबाई के हाथों बेचकर भाग जाएगा, किसी नए शिकार की तलाश में, रघु ने बहुत धीमी आवाज में बताया। रघु की बात सुनकर नीरजा मौसी के चेहरे पर कठोरता छा गई और आंखों से गुस्से की चिंगारी निकलने लगी। रघु, मुझे हर हाल में वह लड़की चाहिए। चंपाबाई के कोठे पर जाने से पहले उसे मेरे पास लेकर आओ। किसी भी कीमत पर मैं किसी और लड़की को दूसरी नीरजा नहीं बनने दूंगी। मैंने जो प्रण लिया है वह टूटना नहीं चाहिए। रघु, मदन को मुंहमांगी कीमत दो और उस लड़की को लेकर मेरे पास आओ, यह मेरा आदेश है, नीरजा मौसी ने कठोर शब्दों में आदेश दिया। मौसी, मैंने पता लगाया है, मदन हमारे साथ सौदा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक बार आपने उसे जेल भिजवाया था और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए घूसखोर इंस्पेक्टर ने उसे छोड़ दिया। उस बार वो बच गया था, लेकिन तब से वो आपको अपना दुश्मन समझने लगा है। मैंने अपने एक आदमी के जरिए उससे बात करने की कोशिश की। उसी ने बताया कि वह आपके कोठे पर उस लड़की को नहीं देगा, वह चंपाबाई के कोठे पर बेचेगा, रघु ने नीरजा मौसी को बताया। ठीक है, अगर उसने ऐसा सोच रखा है तो मुझे भवानी भैया को बुलाना पड़ेगा। उनके आने के बाद मदन को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी, नीरजा मौसी ने कठोरता से जवाब दिया। भवानी ठाकुर का नाम सुनकर रघु का चेहरा डर से पीला पड़ गया। भवानी ठाकुर को आप बुलाएंगी मौसी? रघु ने घबराते हुए आश्चर्य से पूछा। हाँ, या तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी भी मासूम बच्ची को इस नर्क में आने नहीं दे सकती। इसके लिए मुझे मदन जैसे दरिंदों का वध भी करना पड़ा तो मैं वह भी करूंगी, क्योंकि समाज से ऐसी गंदगी को साफ करने का काम सिर्फ पुलिस का ही नहीं है, हम नागरिकों का भी है, और ये जिम्मेदारी मैंने ली है। ऐसे दरिंदों को उसकी औकात दिखाना जरूरी है। अब मैंने शांति का रास्ता अपना लिया है,
तो इन भेड़ियों ने समझा कि मैं कमजोर हो गई हूँ। या इन लोगों की सबसे बड़ी भूल है, उनका सोचना है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे दाहिने हाथ भवानी ठाकुर ने संन्यास ग्रहण कर लिया है। मैंने शिकार खेलना बंद किया है, शिकार खेलना भूली नहीं हूँ। मैंने अपनी तलवार को म्यान में डाला था यह सोचकर कि अब शायद इसे बाहर निकालने की जरूरत न पड़े, पर यदि मुझे ऐसा लगा कि बिना तलवार निकाले काम नहीं चलेगा तो मैं अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल लूंगी। तब मुझे इन दुष्टों का संहार करने से कोई नहीं रोक पाएगा, पुलिस भी नहीं। नीरजा मौसी ने गुस्से में कहा। यह कहते हुए उनकी आंखों में गुस्से की चिंगारी दिखाई दे रही थी। नीरजा मौसी को देखकर रघु की हालत खराब हो गई, क्योंकि रघु यह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि अगर नीरजा मौसी अपने पर उतर आई तो उन्हें काल भी नहीं रोक सकता। मौसी, मैं फिर से कोशिश करूंगा कि मदद मान जाए, मैं चलता हूं। इतना कहकर रघु वहां से चला गया। रघु, कोशिश नहीं, पूरी तरह से मदन को मनाओ और उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। नीरजा ने कहा। ठीक है मौसी, मैं कोशिश करूंगा। इतना कहकर रघु वहां से चला गया। नीरजा मौसी का चेहरा इतना विकराल हो गया था कि कोठे पर जो लड़कियां थीं उसे देख कर डर गईं। जो लड़कियां पुरानी थीं वह तो सामान्य थीं, लेकिन जो नई थीं वह मौसी का ऐसा रूप देखकर घबरा गईं, क्योंकि आज तक उन्होंने मौसी को हमेशा शांत और मुस्कुराते हुए ही देखा था। सलोनी नाम की लड़की ने पूछा, मौसी किस बात पर इतना नाराज हो रही हैं पुष्पा दीदी? तुम अभी कुछ दिन पहले यहाँ आई हो, इसलिए तुम्हें यह सब नया लग रहा है। हमारे लिए नई बात नहीं है। कुछ लोग किसी मासूम लड़की को किसी कोठे पर बेचना चाहते होंगे। यह बात मौसी को रघु से पता चल गई है, इसलिए वह इतनी नाराज है। हमारी नीरजा मौसी तो हम जैसी लड़कियों के लिए देवी हैं, जिनकी छत्र छाया में हम सभी सुरक्षित हैं। वरना यहाँ सुनहरी गली में आने वाली लड़कियों का जीवन तो नर्क से भी बदतर हो जाता है। लेकिन नीरजा मौसी के कोठे की लड़कियों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ की लड़कियां सिर्फ अपने नृत्य संगीत से लोगों का मनोरंजन करती हैं, वह भी इसलिए क्योंकि हम बदनाम हो गए हैं और हमें कोई काम नहीं देता। अगर मौसी के वश में हो तो वह यह काम हमें करने ही ना दे, उस पुष्पा नाम की लड़की ने सलोनी को बताया। नीरजा मौसी के और उसके चेहरे पर और सलोनी के चेहरे पर नीरजा मौसी के लिए अपार श्रद्धा दिखाई दे रही थी। रघु नीरजा मौसी के कोठे से निकलकर सीधे अपने दोस्त के घर पहुंचा। उसने बताया कि नीरजा मौसी बहुत नाराज हैं और वह मदन के पास जाए और उसे समझाए कि उस लड़की को वो चंपाबाई के कोठे पे ना बेचकर नीरजा मौसी के कोठे पर बेचे। रघु का दोस्त बोला, ठीक है, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। दूसरे दिन उस आदमी ने रघु को बताया कि मदन चंपाबाई को ही सौदा करेगा, वह नीरजा को, उस लड़की को नहीं बेचेगा। यह सुनकर के रघु घबरा गया और उसने मौसी को सब कुछ बता दिया कि मदन आपको लड़की बेचने के लिए तैयार नहीं है। उसके दूसरे दिन होटल का कमरा मदन अपने साथ लाई लड़की से कह रहा था, कनक तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें अपनी मौसी के पास लेकर चलूंगा। मैंने तुम्हें उनके बारे में पहले ही बता दिया है। सच? आप मुझे अपनी मौसी से मिलवाने लेकर चलेंगे? कनक ने खुश होकर कहा और मदन से लिपट गई। मदन ने भी कनक को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसके हाथ कनक के शरीर को नापने तोलने लगे। उसने कनक का चेहरा अपने हाथों में लेकर ऊपर उठाया और अपने होठों को कनक के होठों पर रखने ही वाला था कि अचानक उसके कानों में चंपाबाई की शब्द सुनाई देने लगे, अगर लड़की कुंवारी नहीं हुई तो मैं उसके अच्छे पैसे नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे कुंवारी लड़की चाहिए। याद आते ही मदन ने कनक को अपने से दूर कर दिया। कनक ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? आप मुझसे दूर क्यों हो गए? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि हम अपनी सुहागरात अपने घर में मनाएंगे, किसी होटल के कमरे में नहीं। मौसी का घर भी तो अपना घर है। मदन ने जल्दी से बात बदलते हुए कहा। मदन की बात सुनकर कनक के चेहरे पर शर्म की लाली दौड़ गई। उसने शर्म से अपना चेहरा नीचे झुका लिया। रात के 8 बजे मदन कनक को लेकर चंपाबाई के कोठे पर पहुंचा। वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी एक लड़की दिखाई दी। मदन ने उससे पूछा, रानी, आज यहाँ कोई शोर शराबा नहीं हो रहा है, सब कहाँ गए? रानी ने बड़े ध्यान से कनक को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे पर जहरीली हंसी फैल गई। यह लड़की कौन है मदन? रानी ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। मेरी पत्नी है। तुमने बताया नहीं। सब लोग कहाँ गए? मदन ने जल्दी से बात बदलते हुए कहा। आज अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया है, सभी अपने कमरे में हैं। चंपा मौसी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, तुम जाकर उनसे मिल लो, रानी ने कहा और मटकती हुई वहां से चली गई। ग्राहक शब्द सुनकर कनक चौंक गई। उसने सवालिया निगाहों से मदन को देखते हुए पूछा, ग्राहक से क्या मतलब? तुम भी ना? मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मौसी के घर में उनकी दुकान है। इस समय अभी कोई खरीदार नहीं आया है, इसलिए सभी लड़कियां अपने कमरे में आराम कर रही हैं। रानी दुकान के ग्राहकों की बात कर रही है, मदन ने बात बनाते हुए कहा। उसे अपने ही प्रश्न पर गुस्सा आ रहा था। उसे समझ लेना चाहिए था कि चंपाबाई को पता है कि मैं कनक को लेकर आ रहा हूँ, तो उन्होंने इस कोठे को घर जैसा बना दिया है जिससे कनक को कुछ शक ना हो। अगर उसे शक हो जाएगा और वह कोई हंगामा कर देगी तो बगल में नीरजा मौसी का कोठा है, उन्हें तुरंत पता चल जाएगा और लेने के देने पड़ सकते हैं। यह सोचकर मदन के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वह आगे बढ़ा और चंपाबाई के विशेष कक्ष के पास पहुंच गया। दरवाजा बंद था, दरवाजे पर कोई नहीं था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आ जाओ, भीतर से आवाज आई। मदन कनक को लेकर दरवाजा खोलकर अंदर आ गया, पर अंदर आते ही उसके हाथ पैर फूल गए, क्योंकि अंदर चंपाबाई के स्थान पर नीरजा मौसी बैठी हुई थी और चंपाबाई अलग कुर्सी पर डरी हुई बैठी थी। कमरे में भवानी ठाकुर को देखकर मदन की रूह कांप गई। डर के मारे उसका हलक सूख गया। आइए मदन जी, हम आपका ही इंतजार कर रहे हैं। आप बहू को लेकर आ गए? मैंने आपके लिए आरती का थाल सजा रखा है। बहू तो बहुत सुंदर है, जैसे कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। मैं ठीक कह रही हूं ना चंपा दीदी? नीरजा मौसी ने चंपा की ओर व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ देखते हुए कहा। फिर वह मदन की तरफ व्यंग्यात्मक लहजे से देखकर बोली, क्यों मदन, तुम्हारी पत्नी तो बहुत ही खूबसूरत है। भवानी भैया, जरा मदन की आरती उसकी पत्नी के सामने उतारिए। बहू भी तो देखे कि हम अपने भांजे का स्वागत कितने शानो शौकत से कर रहे हैं। नीरजा मौसी ने कठोर शब्दों में व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। नीरजा की बात सुनते ही मदन डर कर कांपने लगा और दौड़कर नीरजा मौसी के पैरों पर गिर गया। कनक, जो अब तक खड़ी हुई आश्चर्य से सब देख सुन रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। आप रो क्यों रहे हैं? आपने तो मौसी को हमारे बारे में सब बता दिया है, तो अब क्यों उनसे माफी मांग रहे हैं? मौसी ने तो आपको पहले ही माफ कर दिया है। कनक ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा। बहू की बात का जवाब दो मदन बेटा। जब आप पहले ही माफी मांग चुके हैं तो अब दोबारा माफी मांगने की क्या जरूरत है? नीरजा ने मदन को घूरते हुए देखा। मुझे माफ कर दीजिए मौसी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप मुझे चाहे जितना जूता मार लीजिए, पर मुझे माफ कर दीजिए। अब जीवन में ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। मदन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तुम दोबारा ऐसी गलती करने के लायक रहोगे तब ऐसी गलती करोगे ना बेटा। जब उस काबिल ही नहीं रहोगे तो गलती करने का सवाल ही नहीं उठता। यह कहते हुए नीरजा मौसी का चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया था और उनकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। उनकी सर्द आवाज सुनकर मदन के शरीर में झुरझुरी जैसी दौड़ गई और कनक का दिल भी किसी आशंका से धड़क उठा। मौसी, आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे बताइए क्या बात है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कनक ने रोते हुए पूछा। मदन, कनक को सब सच सच बताओ। नीरजा मौसी ने
सर्द आवाज में कहा, कनक मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाकर शादी करने का झूठा नाटक किया था। मैं तुम्हें यहाँ चंपाबाई के हाथों बेचकर तुम्हें इनके पास छोड़कर चला जाता। मदन ने एक ही सांस में सबक दिया। मदन की बात सुनकर कनक का चेहरा भय से पीला पड़ गया। मदन तुमने ऐसा क्यों किया? अब मैं कहाँ जाऊंगी? कनक ने घबराकर रोते हुए कहा। कनक का डरा हुआ चेहरा देखकर नीरजा मौसी को कुछ याद आ गया। उनके चेहरे पर दर्द सिमट आया। भोला, दामाद जी की खातिरदारी नहीं करोगे? अरे हाँ, इन्हें बगल वाले कमरे में लेकर जाओ, वहीं इनके चाय नाश्ते का इंतजाम किया गया है, नीरजा ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। नीरजा मौसी की बात सुनकर मदन चिल्लाकर कहने लगा, नहीं मौसी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे भोला के हवाले न कीजिए। उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। भोला मदन को लेकर दूसरे कमरे में चला गया। वहां से उसकी हृदय विदारक चीखें सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर चंपाबाई का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। कनक मदन की चीखों को सुनकर रोने लगी। नीरजा मौसी ने उसे अपने पास बिठाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं कल ही तुम्हें तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। नहीं मौसी, अब मैं वहां नहीं जा सकती। हमारे गांव की लड़कियों की शादी वहां के लड़कों के साथ ही होती है। अगर कोई लड़की किसी और लड़के का हाथ पकड़ लेती है या उसके साथ भाग जाती है तो वहां के लोग उसे नहीं अपनाते। अगर उसके घर वाले ऐसा करना भी चाहें तो बिरादरी वाले उनका बहिष्कार कर देते हैं। अगर मैं वहां गई तो मेरे साथ साथ मेरे घर वालों का जीवन भी नर्क बना दिया जाएगा। मैं अपने पापों की सजा अपने घर वालों को नहीं दे सकती। अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। आप मुझे अपने पास ही रख लीजिए। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर इतनी कृपा कर दीजिए। कनक ने रोते हुए नीरजा मौसी से कहा। कनक के आंसुओं को देखकर नीरजा मौसी का कलेजा फटा जा रहा था। उन्होंने रोते हुए उसे अपने सीने से लिपटा लिया। तभी वहां पुष्पा आ गई। उसे देखकर नीरजा मौसी ने कहा, पुष्पा, कनक को यहाँ से लेकर जाओ। नीरजा मौसी ने जो बात कही, पुष्पा ने तुरंत उसका पालन किया। पुष्पा और कनक के वहां जाने के बाद नीरजा मौसी ने चंपाबाई की ओर मुखातिब होकर कहा, अब तुम्हारे साथ क्या करूं चंपा, तुम ही बता दो। नीरजा मौसी ने घूर कर चंपा को देखते हुए कहा था, मुझे माफ कर दो नीरजा, अब मैं कभी भी किसी लड़की का सौदा नहीं करूंगी। आखिरी बार मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। चंपाबाई ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं चंपा, अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हें मैंने कई बार समझाया है कि तुम किसी भी मासूम लड़की का सौदा न करो, पर लगता है कि तुम्हें शराफत की भाषा समझ ही नहीं आती। अब मैं तुमसे उसी भाषा में बात करूंगी जो तुम्हें समझ आती है। चंपाबाई, मैंने तुम्हें इससे पहले भी सचेत किया था कि किसी भी मजबूर लड़की का फायदा कभी मत उठाने की कोशिश करना, पर तुमने मेरी बात को हवा में उड़ा दिया। चंपाबाई, मैं इस सुनहरी गली में क्यों पड़ी हुई हूँ, यह बात तुम जैसी सभी औरतें अच्छी तरह से जानती हैं। मैं यहाँ से जा सकती हूँ अपने विधवा आश्रम में, अनाथ आश्रम में, और मैंने लड़कियों के रहने के लिए जो हॉस्टल बनवाया है वहाँ जाकर रह सकती हूँ, पर मैं वहाँ नहीं जाती। इसी गंदी गली में पड़ी हुई हूँ। क्यों, यह बात तुम नहीं सोच सकी? तुमने कैसे समझ लिया कि मेरे रहते हुए तुम लोग ऐसा घिनौना काम कर लोगे? मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि अब तुम्हारे कोठे पर जो लड़कियां हैं उन्हीं से अपना काम चलाओ, क्योंकि वह अब कोठे से जाना नहीं चाहती, इसलिए तुम उन्हें अपने पास रखो, पर किसी नई लड़की को धोखे से फंसाकर कोठे पर बैठाने की कोशिश ना करना। पर तुमने ऐसा किया, अब इसकी सजा भी भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। नीरजा मौसी ने कठोरता से कहा। फिर उन्हें भवानी ठाकुर से कहा, भवानी भैया, यह आपके बेटी की गुनहगार है, आप इसे अपने साथ लेकर जा सकते हैं। नीरजा मौसी की बात सुनकर चंपाबाई डर से कांपने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, नीरजा, मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करूंगी। नीरजा ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से जाने लगी। चंपा गिड़गिड़ाते हुए उनसे क्षमा मांग रही थी, पर उन्होंने चंपाबाई की बात को अनसुना कर दिया और चंपाबाई की कोठे से बाहर चली गई। नीरजा के जाते ही भवानी ठाकुर ने फोन किया।
कुछ समय बाद ही 7-8 लड़कियां जो जूडो कराटे में माहिर थी वहां आ गईं। भवानी ने कहा, तुम लोग चंपाबाई को लेकर अपने साथ जाओ और इसके साथ वही करो जो यह मासूम लड़कियों के साथ करती है। इसको पहले सबक सिखाओ, फिर देखते हैं इनके साथ क्या किया जाए। यह कहते हुए भवानी ठाकुर के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट थी। वह लड़कियां चंपाबाई को अंदर कमरे में लेकर गईं। वहां से चंपाबाई की चीखें सुनाई देने लगी। चंपा की चीखें सुनकर भवानी ठाकुर के चेहरे पर संतोष के भाव दिखाई दे रहे थे। नीरजा जब अपने कोठे पर पहुंची, वहां लड़कियों ने बताया कि कनक लगातार रोए जा रही है, वह पानी भी नहीं पी रही है। नीरजा कनक के पास गई। उसे देखकर कनक और जोर जोर से रोने लगी। नीरजा का हाथ पकड़कर विनती करने लगी कि वह उसे जहर दे दे और उसको मौत के घाट उतार दे, उनकी बहुत मेहरबानी होगी। कनक की बात सुनकर नीरजा ने समझाया कि यदि वह अपने घर जाना चाहती है तो वह उसे वहां भिजवा देंगी, पर कनक अपने घर लौटने के लिए तैयार नहीं थी। तब नीरजा मौसी ने उससे कहा, तुम मरना चाहती हो तो समझ लो आज तुम्हारी मौत हो गई। अब तुम एक चलती फिरती लाश हो जिसके मन से सभी प्रकार की इच्छाओं का दमन हो गया है। अब तुम्हें सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, अपना पराया सब एक समान है। अब तुम दूसरों के लिए जिंदा रहो, अपनी तरह किसी और को बर्बाद ना होने दो। मैं एनजीओ चलाती हूँ, वहां तुम्हारी जैसी लड़कियां हैं जो एक मिशन पर हैं। उनका संकल्प है कि वह दुनिया से सताई हुई मजबूर लड़कियों का सहारा बनेंगी। तुम भी उन लड़कियों में शामिल हो जाओ, यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। तुमने अपने माता पिता के साथ जो विश्वासघात किया है उसके लिए ईश्वर से क्षमा मांगो और असहाय लोगों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहो, नीरजा मौसी ने गंभीर लहजे में कहा। नीरजा की बात सुनकर कनक ने अपने मन में दृढ़ संकल्प लिया कि अब वह अपना पूरा जीवन समाज सेवा में लगाएगी। यह विचार आते ही कनक के मन का संताप मिट गया। उसका चेहरा आत्मविश्वास की आभा से दमकने लगा। कनक के जाते ही नीरजा मौसी के चेहरे पर दर्द की परछाई दिखाई देने लगी। नीरजा ने लड़कियों से कहा कि वह उन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। सभी लड़कियां वहां से चली गईं, पर उनके चेहरों पर दुख के बादल मंडरा रहे थे, क्योंकि वह लोग जानती थी कि अब नीरजा मौसी अपने अतीत में चली जाएंगी। उन यादों को याद कर वह फिर से दुखों के सागर में गोते लगाने लगेंगी और उनका दिल दर्द से भर जाएगा। सभी के जाने के बाद नीरजा मौसी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। वह धीरे धीरे अतीत की गहराइयों में उतरती चली गई। आज से 40 साल पहले की नीरजा शर्मा, अपने माता पिता की लाडली और अपने बड़े भाई की दुलारी। उसके पिता गांव के अमीर लोगों में थे। उसका गांव नहीं कस्बा था। वहीं के कॉलेज में वह पढ़ रही थी। कॉलेज के एक लड़के रमन से उसे प्यार हो गया। वह यह जानती थी कि रमन से उसकी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि वह एक साधारण परिवार का लड़का था। पर कहते हैं कि प्यार सिर चढ़कर बोलता है, वही नीरजा के साथ हुआ। वह रमन के प्यार में अंधी थी और एक दिन वही हुआ जो उसने नहीं सोचा था। नीरजा के माता पिता ने उसका रिश्ता पक्का कर दिया। जब यह बात उसने रमन को बताई तो रमन ने कहा कि अगर तुमने अपने माता पिता के पसंद के लड़के से शादी की तो मैं तुम्हारे घर के सामने शादी वाले दिन आत्महत्या कर लूंगा। यह सुनकर मासूम नीरजा डर गई। वह रमन से सच्चा प्यार करती थी। फिर रमन के कहने पर उसने रमन के साथ भागने का फैसला कर लिया। नीरजा ने अपने घर से गहने और नगद रुपए चुराए और शादी के 1 सप्ताह पहले ही वह रमन के साथ भाग गई। रमन उसे लेकर दूसरे शहर आ गया। वहां उसने मंदिर में नीरजा के साथ शादी की। फिर उसे एक लॉज में लेकर के गया। वहां वह 15 दिनों तक उसके जिस्म से खेलता रहा। नीरजा भी उसे अपना पति समझती थी। 15 दिनों बाद एक दिन रमन ने कहा कि वह उसे अपनी मौसी से मिलवाना चाहता है, जो उसी शहर में रहती हैं। नीरजा खुशी खुशी रमन के साथ चल पड़ी, क्योंकि वही तो उसके जीवन नैया का खेवैया था। वह उस पर कैसे विश्वास न करती। रमन उसे चांदनी बाई के कोठे पर बेचकर चला गया और नीरजा को पता भी नहीं चला।
जब चांदनी बाई ने उसे सच्चाई बताई तो वह स्तब्ध रह गई। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चांदनी बहुत दयालु औरत थी। उसने नीरजा के जिस्म का सौदा नहीं किया। नीरजा को नृत्य संगीत की शिक्षा दी और वह नृत्य और संगीत से लोगों का मनोरंजन करने लगी। चांदनी बाई भी प्यार से धोखा खा चुकी थी। इस कोठे पर आई थी इसलिए वह नीरजा का दर्द समझती थी। कुछ दिन बाद ही सांप के काटने से चांदनी की मौत हो गई। अब कोठे की पूरी जिम्मेदारी नीरजा की थी। नीरजा कोठे की लड़कियों के जिस्म का सौदा नहीं करती थी। उन्होंने कमाए हुए पैसों से हर अलग अलग जगहों पर लड़कियों के रहने के लिए हॉस्टल बनवाया, आश्रम खुलवाया, जहां मजबूर और असहाय लड़कियां रहती थी। नीरजा धीरे धीरे नीरजा से नीरजा मौसी बन गई। उन्होंने यह प्रण ले लिया कि जहां तक संभव होगा वह मजबूर लड़कियों की सहायता करेंगी। इस काम में कुछ शरीफ लोगों ने उनका साथ दिया जो दुनिया वालों की नजरों में गुंडे मावाली थे, पर वह लोग दिल के बहुत कोमल और दुनिया के सताए हुए लोग थे। उनमें भवानी ठाकुर, जिनकी बेटी को चंपाबाई ने खरीदा था, उसने कोठे की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। भोला, जिसकी बहन को चंपाबाई के आदमियों ने वैसी दरिंदों की तरह नोच डाला था, उसने भी चूड़ी से अपनी नस काटकर आत्महत्या कर ली थी। रघु, जिसकी पत्नी को सुनहरी गली में नीलाम कर दिया गया था, उसने भी मौत को गले लगा लिया था। इन सब को जब पता चला कि नीरजा मौसी ऐसी लड़कियों की मदद करती है तो वह सब नीरजा के मिशन का हिस्सा बन गए। नीरजा यहाँ रहकर यथासंभव हर मजबूर लड़की की मदद करती थी। जो अपने घर वापस जाना चाहती थी उन्हें वापस भेज देती थी, परंतु ज्यादातर लड़कियां जाने से मना कर देती थी। तब नीरजा मौसी उनके रहने की अलग व्यवस्था करती, उनके हुनर के मुताबिक उन्हें काम सिखाती। यहाँ आई हुई लड़कियां सिलाई कढ़ाई का काम करती, लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती। जो ज़्यादा पढ़ी लिखी होती वह किसी दुकान स्कूल आदि में काम करती। उन लड़कियों के बारे में कोई नहीं जानता था कि यह लोग पहले कोठे पर बेची गई थी। नीरजा की संस्था छुपकर इन लड़कियों की मदद करती थी, जिससे उन्हें समाज में अपमानित ना होना पड़े। नीरजा मौसी अतीत से वर्तमान में लौट आई। आज वह बहुत खुश थी क्योंकि उन्होंने एक मजबूर लड़की को दूसरी नीरजा बनने से बचा लिया था। वह अब अलग रहकर अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकती थी। यह सोचकर नीरजा मौसी के चेहरे पर संतुष्टि के भाव और मुस्कान फैल गई। यह थी मेरी कहानी नीरजा। इस कहानी में हमने देखा कि जो लड़कियां धोखे से कोठे पर बेच दी जाती हैं, उनके जिस्म का सौदा होता है, उनका पूरा जीवन नर्क बन जाता है। उस कोठे पर कुछ ऐसी भी औरतें होती हैं जिनके हृदय में प्यार, ममता, करुणा होती है। वो उन लड़कियों का फायदा नहीं उठाती जो मजबूरी से उस कोठे पर आई हुई होती है। इसी तरह की एक औरत चांदनी बाई थी, जिन्होंने नीरजा को खरीदा तो, लेकिन नीरजा के जिस्म का सौदा नहीं किया। उनकी मौत के बाद नीरजा ने उनकी विरासत को संभाला और यह प्रण लिया कि वो सुनहरी गली, जो बदनाम गली थी, वहां पर किसी नई लड़की का सौदा नहीं होने देंगी। यथासंभव ऐसी लड़कियों का वो उद्धार करेंगी, समाज में उन्हें एक नया स्थान दिलाएंगी, उन्हें मान सम्मान दिलाएंगी। और जो पैसा वो कोठे पर नृत्य गायन, नाचने गाने से जो लड़कियां कमाती थी या वो जो पैसा उन्हें मिलता था, वह संस्था चलाने में लगाती थी। उन्हें समाज के अमीर लोगों की भी सहायता प्राप्त होती थी। उन्होंने आश्रम बनवाए, वृद्धाश्रम बनवाए, हॉस्टल बनवाए, जिसमें उन लड़कियों को रखती थी। जो लड़कियां स्वेच्छा से वहां रहती थी और उन समाज के लोगों को ये पता भी नहीं चलता था कि पहले वो कोठे पर थी और अब यहाँ काम कर रही हैं। क्योंकि एक बार अगर कोई लड़की कोठे पर पहुंच जाती है तो समाज उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। कोठे पर आई हुई लड़की कभी कोठी में शरण नहीं पाती। वह बहुत सौभाग्यशाली होती हैं जो कोठे पर बेची गई हों और फिर किसी कोठी में उन्हें सम्मानित जीवन जीने का अधिकार मिले।
इसीलिए नीरजा मौसी ने एक मिशन चलाया था। उस मिशन के जरिए वह कोठी पर अपनी लड़कियों को रखती थी और लोगों को ये बताती ही नहीं थी कि इन्हें कोठे से लाकर किसी कोठी में रखा गया है। वहाँ से उनको अलग अलग काम सिखाया जाता था और वे लोग अपना नया जीवन प्रारंभ करती थी। हम समाज में देखते हैं ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो घरों से भाग कर आती हैं और उनका जीवन नरक बन जाता है। अगर नीरजा मौसी जैसे लोग समाज में कई लोग हो जाएं, बहुत सारे लोग हो जाएं, तो ऐसी लड़कियों का जीवन सुधर सकता है और ये भी हो सकता है कि फिर कोई लड़की कोठे पर बेची ही न जाए। यह थी मेरी कहानी नीरजा। अगर मेरी कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।